नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात अंतिम चरण के दिग्गजों की। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है। इस चरण में 70 विधानसभा सीटों पर मतदाता जो है 998% के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा, लेकिन कुछ मुकाबले दिलचस्प हो गए हैं, जिनमें से ज्यादा नजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पाटन सीट पर है, जहां पर उनके सामने उनके भतीजे विजय बघेल भाजपा की सीट से चुनावी मैदान में है, जो एक बार भूपेश बघेल को चुनाव हरा भी चुके हैं। इस सीट पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राज्य इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने मैदान में उतरकर लड़ाई को रोचक बना दिया है। और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की अगर बात करें तो ये अंबिकापुर से जो है चुनावी मैदान में है। भाजपा ने यहां राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सहित कांग्रेस के 10 मंत्री दूसरे और अंतिम चरण में चुनावी मैदान में है। लोरमी सीट पर भाजपा प्रत्याशी अरुण साव के सामने कांग्रेस के थानेश्वर साहू है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी ने सागर सिंह बेस को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल केंद्र में आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह और सांसद गोमती साय इस चरण में भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है। भाजपा ने कुछ सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का प्रयोग किया। अब देखना खास ये होगा कि दूसरे चरण की इन 70 सीटों पर भाजपा के प्रयोग कितने सफल होते हैं और कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में कितनी कामयाब होती है। आज दूसरे चरण की इन हाई प्रोफाइल सीटों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस की सरकार ने मात्र 1 या 2 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी की। उसके साथ साथ जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलती थी, उन सारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे वो हमारे चरण पादुका योजना हो, चाहे साड़ी की योजना हो, चाहे बीमा का राशि हो, उनके सबको बंद करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सारी योजनाओं को पुनः लागू करेगी, उनको पुनः चलाएगी। उसके साथ साथ तेंदुपत्ता की जो राशि है वो भारतीय जनता पार्टी 5,500 रुपये और बोनस की राशि 4,500 रुपये और उसके साथ साथ तेंदुपत्ता की खरीदी की अवधि भी 15 दिनों तक करेगी। फड़बंसियों का मानदेय भी लगभग 25,000 रुपये करेंगे। हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। हमने क्या किया? हमने वादा किया था कि हम 2500 में धान की खरीदी करेंगे। हम 2640 2660 रुपये तक धान की कीमत किसानों को दिए। इस बात भी हमारी घोषणा है कि हम किसानों को 3200 रुपये देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, महिलाओं को 1500 रुपये गृह लक्ष्मी योजना के तहत देंगे। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा तो कर दी, लेकिन लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो लोगों से फॉर्म भरवा रही है, महिलाओं को ठगने की कोशिश कर रही है। दरअसल इनका इरादा है सिर्फ महिलाओं का वोट हासिल करना। हमारा इरादा है छत्तीसगढ़ को मजबूत करना। और यही कारण है कि हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में 33% की बढ़ोतरी हुई। 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। तो ये हमारा कमिटमेंट है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा का ये है कि भाजपा सिर्फ कहती है, करती नहीं। तो कल छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान है और क्या रुख रहने वाला है, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राहुल टिकरिया जी जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस से जावेद खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल गंगेश जी आपसे। गंगेश जी, कल दूसरे चरण का मतदान है, 70 सीटों पर मतदान होने हैं। क्या लगता है हवा का रुख क्या रहेगा? और समीकरण की अगर हम बात करें तो मैं चाहूंगी कि शॉर्टकट में आप थोड़े से समीकरणों के बारे में भी बता दें सीटों पर, क्योंकि कई सारी ऐसी सीटें हैं जो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है। केंद्र की तक इन सीटों पर नजर बनी है पर, क्योंकि कई दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रचार किया है। 3 बड़े मुद्दे मुझे दिखाई देते हैं कि इस चुनाव में सबसे पहला धान, जो कि छत्तीसगढ़ की जो बड़ी आबादी है, 76% आबादी ग्रामीण आबादी प्रभावित करने वाला मुद्दा है। किसान खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से। तो धान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके, एमएसपी को लेके लगातार रेस दिखाई दी। धान की भाजपा ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल का रेट लिया अपने घोषणा पत्र में। गंगेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, तो मैं आपका रुख बाद में करूंगी। बीजेपी से हमारे साथ राहुल टिकरिया जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, क्या लगता है बीजेपी कितनी तैयार है? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा 15 साल की सरकार आपकी गिर गई, बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा। इस बार कितने कॉन्फिडेंट है आप? जी नमस्कार। देखिए
देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और सिर्फ सरकार ने जिस प्रकार से प्रथम चरण का मतदान हुआ उसमें जो रुझान निकल कर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छत्तीसगढ़ की जनता खड़ी हो गई है, तो ये स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र ये तय कर देगा, लोकतंत्र का मतदान तय कर देगा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता। ठीक है राहुल जी, आपकी आवाज कुछ ढंग से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो देखिए, जहां एक और भाजपा का कहना है कि फुल कॉन्फिडेंट में है बीजेपी और इस बार जो है चुनाव जीतेगी और काफ़ी ज़्यादा बहुमत से जीतेगी, ये कहना बीजेपी का है। और उन्होंने कहा है कि हम जो है स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। अगर हमारी सरकार बनती है तो कई सारी योजनाएं जो है जिस बात की घोषणा की गई है घोषणा पत्र में, उन योजनाओं को लाया जाएगा और साथ ही इन सभी वर्गों का जो है विकास किया जाएगा, ऐसा कहना है बीजेपी का। राहुल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ। हेलो राहुल जी, आप आवाज आ रही है अब तक? जी राहुल जी, मगर पिछले बार की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें और इस बार जो है जिस प्रकार से सर्वे रिपोर्ट में सामने आया, लोग जो है भूपेश बघेल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको जनता ये जो सरकार है उसके भ्रष्टाचार, घोटाले और वादा खिलाफी को देख चुकी है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जैसा लेवल का व्यक्ति सट्टेबाजी में संलिप्त होता है और मुख्यमंत्री जी के जो मुख्य सचिव हैं, उप सचिव हैं सौम्या चौरसिया जी, आज भ्रष्टाचार में अंदर है, कई आईएएस अंदर है। तो छत्तीसगढ़ की जनता इनके घोटाले और भ्रष्टाचार के झांसे में नहीं आने वाली, सारे रुझान फैल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की सरकार बनने वाली है, ये तय कर दिया है छत्तीसगढ़ की जनता ने। और कल लोकतंत्र के मतदान के अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः बधाई दूंगा और अपील करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर अपने मत का प्रयोग करें और मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल राहुल जी, अगर हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, पाटन की बात करें, अंबिकापुर की बात करें, तो क्या लगता है आपको पाटन से, जैसे कि आपने विजय बघेल को मौका दिया है और भूपेश बघेल के ही भतीजे हैं, क्या लगता है आपको इस बार वो भूपेश बघेल के एक अच्छे कॉम्पिटिटर साबित होंगे? पहले हुए थे वहां पर करीब 27,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, मगर महज कुछ माह बाद लोग चुनाव होता है के रूप में उतरते हैं और पाटन विधानसभा की वो करीब 26,000 वोट से चुनाव जीतते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी 26,000 वोट से चुनाव जीतती है। जो गड्ढे थे जीत कर आती है, तो अब इनके झांसे में छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आने वाली। हम पाटन विधानसभा पर भी चुनाव जीत रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी के सारे परिवार चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं। अंबिकापुर को लेकर क्या कहेंगे आप? टीएस सिंहदेव काफी मजबूत दावेदारी के साथ वहां पर अंबिकापुर में है, लगातार जो है विधायक बनते जा रहे हैं और अंबिकापुर की जनता भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। ऐसे में कितनी चुनौतियां आपको दिख रही है? देखिए, हम अंबिकापुर का चुनाव भी जी तो देखिए, तकनीकी खामी के चलते अभी फिलहाल हमारा संपर्क हमारे मेहमानों से नहीं हो पा रहा है, मगर आपको बता दें कि जिस प्रकार से समीकरण सामने निकल कर आ रहे हैं, हॉट सीट पर हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार हम कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा जोगी कांग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रही है इस चुनाव में, क्योंकि अब पूरे दमखम के साथ जो है जोगी कांग्रेस के भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती साबित हो सकती है दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि जनता जो कि कांग्रेस भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही। जिस प्रकार से हमने देखा चुनाव प्रचार प्रसार में भी कार्यकर्ताओं का हुजूम, प्रत्याशियों ने जिस प्रकार से जो है प्रचार प्रसार किया, काफी ज्यादा जो है दिलचस्प और रोचक मुकाबला कल हमें देखने को मिल रहा है। गंगेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, माफी चाहूंगी, तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप आपकी बात अब रख सकते हैं। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख मुद्दे मुझे 3 एस्पेक्ट पे दिखाई देते हैं। खासतौर पे धान सबसे पहला मसला है, जो सत्ता की चाबी है, क्योंकि 76% आबादी
ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और धान की खेती यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। धान को लेकर लगातार रेस जैसी वो की स्थिति रही पिछले 15 दिनों में। राहुल गांधी जी आए, उन्होंने घोषणा की लगभग 3000 MSP रहेगी, तो उसके बाद भाजपा है अपने घोषणा पत्र में ले आई कि 3100 रुपए हम देंगे धान की कीमत प्रति क्विंटल। उसके बाद जब भाजपा कांग्रेस का जो आया घोषणा पत्र उसमें 3200 रुपए आ गया। इस तरह धान पे रेस रही। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू और कहना चाहिए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को लेकर फोकस किया गया इस चुनाव में, जो आधी से अधिक आबादी है। इस बार जब अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ तो पता चला एक तो नहीं बल्कि 57 सीटों पे महिलाओं की संख्या, महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है जी। तो इस वजह से ये दौड़ इसमें भी दिखाई दी। भाजपा ने कई सारी घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में डाल दी, खासतौर पे 12,000 रुपये साल का जो नारी वंदन योजना उन्होंने जो लाई थी वो उस पर कांग्रेस पिछड़ गई थी। तो दिवाली के दिन गृहलक्ष्मी योजना ला दी भूपेश बघेल जी, उन्होंने 15,000 रुपये साल का देने की घोषणा कर दी। इसके अलावा कर्ज माफी की कई सारे इशू, मतलब महिलाओं के भी स्व सहायता समूह को कर्ज माफी का मामला और कई सारे और भी मामले इस महिलाओं के लिए आए। तीसरा सबसे बड़ा इशू है इस बार युवा वर्ग, क्योंकि 18.5 लाख से अधिक नए युवा जुड़े हैं, पहली बार वोट करेंगे। इसके अलावा जो पूरा यूथ अगर देखा जाए तो लगभग 39-40 लाख के आसपास का वोट बनता है। उसको लेकर रोजगार के कई सारे साधन भाजपा ने IIT और एम्स के तर्ज पे यहाँ पर लोकल लेवल पे वैसे ऑर्गेनाइजेशन चालू करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस भी 2-3 लाख रोजगार पर ईयर के हिसाब से कुछ घोषणा इस तरह से यूथ के लिए की है। लेकिन मैं ये मानता हूँ यूथ में अब एक भ्रष्टाचार भी काफी तेजी से प्रोजेक्ट किया हुआ मुद्दा है। ईडी की कार्रवाई, IT की कार्रवाई और भूपेश बघेल के इस दौरान जो सब कार्रवाई के दौरान पकड़े मतलब हुए घोटाले उजागर हुए, वो मसला है। इन सब मसलों में मुझे लगता है कि PSC का जो मसला सामने आया है, खासतौर पर अधिकारियों के बच्चों के सिलेक्शन वाला जो मामला है और उसकी जो कॉपियां जो वायरल हुई थी, वो मुझे लगता है एक बड़ा मसला है जो असर करेगा इस चुनाव में। तो इस तरह से देखा जाए दोनों पार्टियों में एक होड़ सी मच्ची रही पूरे 15-20 दिन तक, और अंतिम परिणाम समझ में आ गया जनता किसको पसंद कर रही है और किसके चीजों को अस्वीकार कर रही है। दोनों ने जनता के सामने अपनी पेशकश रखने में कोई कमी नहीं रखी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हर वर्ग को यहाँ पर अफेक्ट हुआ है और हर वर्ग जो है इस बार इस चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, चाहे हम बात किसानों की करें, युवाओं की करें, महिलाओं की करें। जावेद जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जावेद जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जावेद जी, राहुल टिकरिया जी कह रहे थे, शायद आपने सुना नहीं हो, मैं आपको बता दूं कि इस बार बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट मोड में है और जो उनकी योजनाएं हैं, जो घोषणा पत्र में जिन योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है, एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर होगी कि बीजेपी की जीत हो और बीजेपी पूरे दमखम के साथ जो है इस बार चुनाव में उतर रही है और जीत भी हासिल करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। क्या लगता है, कितनी चुनौती आपके लिए? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दमखम तो ईडी से शुरू हो रहा है और ईडी पे जाकर के खत्म हो जा रहा है। ये तो प्रदेश की जनता ने देख लिया, क्योंकि जिस तरह से ईडी के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, ईडी के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के भाषण कर दे रहे हैं, ईडी की प्रेस नोट को बेस बना करके वो एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को जितना अपमानित कर सकते हैं उतना अपमानित कर रहे हैं। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पर चुनाव लड़ रही है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर जो वादे की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो अपना पत्र जारी करती है, उस पिछले 15 साल में उन्होंने कितने वादे पूरे किए वो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ना तो किसी गारंटी पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी की किसी गारंटी पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस चुनाव में कहीं पर है नहीं। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जावेद जी, ऐसा भी कहा जा रहा है आपकी पार्टी के लिए कि पहले चरण के मतदान के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में डर का माहौल हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति देखी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी नाराज है कांग्रेस से, इसीलिए जो है पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस जो है जब बीजेपी योजना लाती है महिलाओं के लिए तो कांग्रेस भी फिर उसके अगले ही दिन जो है घोषणा कर देती है। अरे किस बात से महिलाएं नाराज होंगी कांग्रेस से? जब कई इनकी सारे सरकार मुद्दे हैं थी जावेद जी।
ठीक है। जब इनकी सरकार थी तो उस समय महिला असुरक्षा के मामले में 5वें स्थान पे थी, आज 12वें स्थान पर है। क्यों असंतुष्ट होंगी? आज एक बात बताइए, अगर आप एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए और छत्तीसगढ़ में आकर के मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, 1000 रुपया दे रहे हैं महिलाओं को, हम 12000 रुपया दे रहे हैं, क्या गलत कर दिया? इसको डर नहीं कहते, ये हमारी योजनाओं में था। हमने आज हम चरणबद्ध तरीके से अपनी घोषणाओं को अंजाम दिया है, ये भी हमारी घोषणा में था, हमने उसको अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी बस इतना बताए कि जिस तरह से अभी बोल रहे थे राहुल टिकरिया जी के भूपेश बघेल जी के सामने उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े किए हैं, जो सांसद हैं, उनकी एक ठोक उपलब्धि बता दे सांसद रहते हुए। ठीक है, इसका जवाब राहुल जी से लेंगे। राहुल जी, जावेद जी के सवाल का जवाब दीजिए आप। राहुल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क राहुल जी से नहीं हो पा रहा है। जावेद जी, आप जिक्र कर रहे हैं, कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा आपने किया था और वो वादा कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ, उसको लेकर जो है महिला वर्ग नाराज है, क्योंकि शराबबंदी का मुद्दा भी कहीं ना कहीं महिला वर्ग ने ही बढ़ चढ़कर उठाया था। बिल्कुल, शराबबंदी का हमने वादा किया था, हम 5 साल पे इस पे जो हम कार्रवाई कर सकते थे हमने किया। इसमें समिति भी बनाई, जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों का जायजा भी लिया और यह भी पता चला कि गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा 5वें नंबर पर शराबखोरी के मामले में गुजरात है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अवैध शराब पी करके, नकली शराब पी करके 35, 40 लोग इकट्ठे खत्म हो जा रहे हैं। हमने शराबबंदी नहीं कर पाई, लेकिन पिछले 5 साल में हमने एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोली और उसके अलावा हमने 100 शराब की दुकानें बंद करने का कार्य किया। नहीं हो पाती, घोषणा पत्र में आपने प्राथमिकता से वो बात कही थी, तो कहीं ना कहीं लोग तो नाराज होंगे ही, खासकर महिला वर्ग पे तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। हम देखिए, प्रदेश की महिलाओं को इस चीज को लेकर के हम अच्छी तरह से समझा भी रहे हैं, प्रदेश की महिला समझ भी रही है। शराबखोरी के मामले में आज प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। मतदान प्रतिशत को लेकर क्या कहेंगे आप? ठीक है, ये आपकी बात मान ली, मतदान प्रतिशत कम हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ मतदान प्रतिशत कम हुआ है? पिछले बार की अगर हम कंपेयर करें, पहले चरण का जिस प्रकार से हमने मतदान प्रतिशत देखा तो कम है पिछले बार से। कितना कम है? कितना कम है? जितना भी कम है, 4 से 5% कम है, और ये बड़ी बात होती है। पहले चरण का मतदान में जो उत्साह देखने को मिला है, बस्तर जैसे क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान बहुत अच्छे से हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मतदान में कहीं पर भी किसी तरह का अवरोध जो नक्सलवाद के द्वारा में पैदा किया जाता था, वो अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन वैसा अवरोध नहीं हुआ। हमने तो 129 नए मतदान केंद्र भी खोले जो घोर नक्सल क्षेत्र में। कई सारी जगहों पर मतदान का विरोध भी हुआ, कई सारी जगहों पर मतदान नहीं भी हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो पहले चरण की बात है, दूसरे चरण में भी ऐसी तस्वीरें अगर हमें देखने को मिलती है तो फिर क्या करेगी आपकी पार्टी? देखिए, हम तो लोगों से अपील करते हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करें। 5 साल में एक बार अवसर मिलता है जनता को कि वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। हम तो अपील करेंगे जनता से, लेकिन अगर कहीं पर ऐसी बात आती है कि किसी वजह से, किसी की नाराजगी की वजह से अगर कोई मतदान नहीं करना चाह रहा है या मतदान करने नहीं जा रहा है, तो उसको लेकर के पार्टी बिल्कुल गंभीर है, उसकी जानकारी भी ली जाएगी, उसे ठीक भी किया जाएगा। ये ठीक है जावेद जी, ठीक है। गंगेश जी, हॉट सीट्स को लेकर आप क्या कहेंगे? कई सारी ऐसी सीट्स है जो काफी ज्यादा प्रभाव डालती है, पाटन का हम उदाहरण ले, शक्ति का हम उदाहरण ले, अंबिकापुर का उदाहरण ले, क्या लगता है? क्योंकि इस बार इन सब सीटों पे कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है, लेकिन इस बार बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो भी कम नहीं है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, दूसरे चरण के चुनाव में लगभग 34 सीटें ऐसी जो हाई प्रोफाइल मानी जाती हैं और वो वाला 90 में से 43 सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल में मानी जाती है छत्तीसगढ़ में। तो अभी जो दूसरे चरण में लगभग 34 जगह ऐसे है जहाँ पे भाजपा और कांग्रेस में दिग्गज आमने सामने है और वहां पे मुकाबला कहीं पर भी ये नहीं कह सकते हम कि एक तरफा है। लगभग कई जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे कांग्रेस मजबूत है तो कई जगहों पे भाजपा भी मजबूत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अंतिम परिणाम तो
रिजल्ट के आने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन दोनों पार्टियों में जिस तरह से, मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये कि 3.5 साल तक जैसे भाजपा निष्क्रिय थी 2018 के चुनाव के बाद, जो जिस पूरी तरीके से हार हुई थी, लगभग 1.5 साल में जो कम बैक किया भाजपा ने, माहौल खड़े किया, सारे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े नेताओं ने लगातार दौरा किया, और अभी तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे अंतिम दिन तक होते रहे। कल भी दौरे थे उनके, अमित शाह जी का कल रोड शो था। तो इस तरह जो जिस तरह से भाजपा ने माहौल खड़े किया छत्तीसगढ़ में, जी। और ये जो है कहीं ना कहीं भाजपा को काफी आगे जाके खड़े कर दिया है, बिल्कुल। और मुकाबला काफी रोचक हो चुका है, दिलचस्प हो चुका है। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कुछ क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय हैं, खासतौर पे आदिवासी समाज की हमर राज पार्टी सक्रिय है। इसके अलावा जय जोहार पार्टी छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना की सक्रिय है। जो भी कांग्रेस ने आश्चर्यजनक ढंग से बिल्कुल निष्क्रिय थे, वो चुनाव के समय अचानक सक्रिय हुए और 87 सीट पे प्रत्याशी खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय, खासतौर पे बिलासपुर क्षेत्र में, बिलासपुर संभाग के जो लगभग 25 सीट आते हैं उनमें आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सक्रिय है। बिल्कुल। तो ऐसी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां वो भी चुनाव के परिणामों में असर डालेगी इस बार, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए इस बार कहना बहुत कठिन है कि एक्चुअल मतलब एक तरफा रुझान कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, और तय कर पाना मुश्किल है कि परिणाम किसकी तरफ झुकेगा। बिल्कुल गंगेश जी, तो इस बार जो है मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सारे ही दल जो है पूरे जोर शोर के साथ इस बार चुनावी मैदान में। तो अब देखना खास ही होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किसे चुनती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण का मतदान होना है, और काफी ज्यादा दिलचस्प बात यह देखी जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी काफी ज्यादा यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। चाहे हम बात आम आदमी पार्टी की करें या जो कि कांग्रेस ही करे, सारे ही दल अपने प्रत्याशियों को दमखम के साथ जो है मैदान में इन्होंने उतारा है, और सभी का दावा है कि हम जो है जीत हासिल करेंगे, और फुल कॉन्फिडेंस मोड में सारी ही पार्टियां यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि ये तो अब जनता ही तय करेगी कि किसके सर पर जीत का ताज पहनाना है और किसकी किस्मत जो है मतदान में चमकेगी, और इसके परिणाम आने वाली 3 दिसंबर को ही पता चलेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।